जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आई है, पटवारी की वैकेंसी आने वाली है या एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो सर इसमें विशेष रूप से हिंदी पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हमारा जो टारगेट है, जो आज का जो हमारा वीडियो है, हम हिंदी स्पेशल अपनी मातृभाषा का वीडियो लेके आए हैं। इस सीरीज़ में हम एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं दोस्तों। और ये आज का हमारा मातृभाषा या हिंदी को लेकर पहला वीडियो रहेगा, जिसमें हम वर्णमाला के बारे में डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, पूरी मेहनत मैं वर्णमाला या हिंदी के प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के लिए करने वाला हूं और आप लोगों को विशेष रूप से पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है और मेरा विश्वास है कि हिंदी में। तो दोस्तों वर्णमाला जो टॉपिक है, इससे आज का हमारा वीडियो रहेगा, लेकिन वर्णमाला को हम अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर उसको पढ़ेंगे। आज हमारा वर्णमाला का फर्स्ट वीडियो है, इसके भी अलग अलग पार्ट्स रहेंगे। तो दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। और ये हमारा हिंदी का आज से श्री गणेश है। तो जो भी फ्रेंड्स एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो विशेष रूप से वीडियो को फोकस करें और जो भी चीज़ आपको मिले कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो दोस्तों विशेष रूप से उसको नोट्स करें, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जो शायद इससे पहले आप लोगों ने ना पढ़ी हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों सीधी सी बात आती है वर्णमाला। पहले तो इसकी परिभाषा ही हम क्लियर कर लेते हैं कि वर्णमाला क्या। जैसे आपने पढ़ा होगा फूलमाला, तो क्या होता है, फूलों का एक व्यवस्थित समूह जो होता है उसको फूलमाला कहते हैं। ऐसे ही वर्णों का एक व्यवस्थित समूह जो होता है उसको क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। सीधी सी बात है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। लेकिन आखिर वर्ण क्या, आखिर वर्ण क्या होता है? तो दोस्तों सरल सी बात होती है। हमने पढ़ा है किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा ध्वनि। सीधी सी बात है, क्या होता है ध्वनि? किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। यानी अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति यानी कि जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो उसकी जो न्यूनतम इकाई होती है उसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। और ध्वनि को ही दोस्तों क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। बहुत आसान शब्दों में इसकी परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहेंगे, क्योंकि स्पेशल भाषा है। हिंदी क्या है, भाषा है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहेंगे। और अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई को भी क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। और ध्वनि को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी वर्णमाला। तो जैसे दोस्तों हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, ABCD के बारे में, तो सीधा हमारा फोकस जाता है, या कोई भी आपको पढ़ाएगा तो सबसे पहले आपसे वो यही कहेगा कि भाई इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं। ऐसे ही हमें जब इंग्लिश में हिंदी में पढ़ना है तो सीधी सी बात वर्णों पे आती है कि आखिर वर्ण कितने होते हैं। तो दोस्तों जो वर्ण होते हैं हिंदी में, ये दो प्रकार से डिवाइड किया है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मूल वर्ण कितने हैं या मूल वर्ण, इसके बाद जो कुल वर्ण हैं, टोटल वर्ण, यानी कि लिखने के आधार पर और उच्चारण के आधार पर, लिखने के आधार पर ये कह सकते हैं आपसे मूल वर्ण, या उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो दो प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। उच्चारण के आधार पर दोस्तों जो हिंदी में वर्ण होते हैं वो 45 होते हैं। कितने होते हैं, 45 होते हैं। कितने होंगे, 45। अब इसमें स्वर और व्यंजन को भी डिवाइड करें तो दोस्तों इसमें 10 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, 35 होते हैं। 10 स्वर और कितने, 35 व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों अगर लिखने के आधार पर बात की जाए तो टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें आपके 13 तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 13 स्वर। और 39 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 39 क्या होंगे, व्यंजन होंगे। अब 39 को भी दोस्तों अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि 4 इसमें संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। 35 तो मुख्य व्यंजन हो जाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। इस तरीके से लिखने के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या होती है कितनी, 52। सीधी सी बात है, कितना होगा। सबसे पहले हमने देखा कि ध्वनि क्या होती है, तो किसी भी भाषा की न्यूनतम इकाई को ध्वनि कहेंगे, या अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई को ध्वनि कहेंगे, और ध्वनि को ही वर्ण कहेंगे। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। हिंदी में अगर आपसे वर्ण पूछे जाए तो दोस्तों दो प्रकार से हम वर्णों को डिवाइड करते हैं, या आपसे मूल वर्ण
पूछा जाए, उच्चारण के आधार पे वर्ण पूछे जाए तो 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लिखने के आधार पे पूछा जाए तो दोस्तों 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब दोस्तों वर्णों की अगर बात करें तो हमने दो तरीके से डिवाइड किया यहाँ पर वर्णों को। अब वर्ण जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के वर्ण होते हैं। यहाँ पर दोनों प्रकार के वर्णों का हम अलग अलग उनका डिवाइडेशन करके पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें और पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वर्ण हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये होते हैं स्वर और व्यंजन। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। हम आज के वीडियो में टारगेट करेंगे स्वर को। किसको टारगेट करेंगे? स्वर को। स्वर क्या होते हैं? तो दोस्तों स्वर सीधी सी बात होती है जो स्वतंत्र तरीके से बोले जाते हैं, यानी जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्णों का सहयोग ना लेना पड़े, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़े उनको क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और दोस्तों स्वरों को ही मात्रा भी कहा जाता है। स्वरों को ही क्या कहेंगे? मात्रा भी कहेंगे, क्योंकि स्वर का जो प्रत्येक अक्षर होता है वो क्या होता है? एक मात्रा के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीधा एक क्वेश्चन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनता है कि स्वर कितने होते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम यहाँ नोट कर लेते हैं स्वरों को। छोटा आ, इसके बाद होता है दोस्तों बड़ा आ, फिर होती है छोटी ई, फिर होती है बड़ी ई, फिर होता है छोटा ऊ, फिर होता है बड़ा ऊ। इसके बाद ये इसको हम ऋषि पढ़ते हैं। असल में ये ऋषि ना पढ़ के इसको पढ़ा जाता है री। क्या पढ़ा जाता है? री। इसके बाद होते हैं दोस्तों ए होता है, ए के बाद आई होता है, आई के बाद ओ होता है, ओ के बाद औ होता है, औ के बाद अम होता है, और अम के बाद दोस्तों होता है आहा। क्या होता है? आहा। हमेशा जो किसी भी सीरीज का लास्ट वर्ण जो होता है वो विश्राम वर्ण होता है, क्योंकि उसको बोलने के बाद क्या होता है? एक टाइप से विश्राम मिलता है। जैसे अगर आप अम के बाद आहा बोले तो आपको एकदम से रिलीफ महसूस होगा, आहा, एकदम से बिल्कुल रिलीफ होगा। तो ये रिलीफ वर्ड होते हैं। अब आपने देखा कि ये सारे के सारे स्वर हैं। क्या है? स्वर है। हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर यानी क्या होता है? मात्राएं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहेंगे। काउंटिंग अगर करें तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल कितने हैं? 13 हैं। लेकिन दोस्तों अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, हिंदी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने सभी वर्णों को अलग अलग तरीके से, यानी स्वरों की संख्याओं को अलग तरीके से डिवाइड किया है, यानी कि सभी स्वरों को अलग अलग माना है। कैसे माना है भाई? कुछ लोग तो कहते हैं कि 10 स्वर होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 11 स्वर होते हैं, और जब हम लिख रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 13 स्वर आ रहे हैं। यानी दोस्तों मूल स्वर 10 ही होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 10। इसके बाद 11 भी मान लिया जाता है, लेकिन इन दोनों को स्वर नहीं माना जाता, यानी इन दोनों को आप स्वर की कंडीशंस में नहीं रखेंगे। यानी कि स्वर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मूल स्वर कितने हैं? 10 हैं। लेकिन ऋषि या री जो होता है इसको भी स्वर में कभी कभी काउंट कर लेते हैं। तो स्वरों की संख्या दोस्तों हम 10 ही मानेंगे। अगर री को शामिल किया जाता है तो 11, इससे ज़्यादा स्वर नहीं होते। फिर कभी क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं स्वरों का डिवाइडेशन, जो कि परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होता है। भाई डिवाइडेशन के आधार पर स्वर पूछे जाते हैं। स्वरों का भी डिवाइडेशन होगा, व्यंजन का भी होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ स्वरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्वरों का डिवाइडेशन। तो स्वरों का डिवाइडेशन यानी दोस्तों सबसे पहले बनता है मात्रा नंबर 1, जो स्वरों का वर्गीकरण है। यहां से आप लिख सकते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण में जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं वो है हमारा मात्रा, उच्चारण, या फिर आप कह सकते हैं काल के आधार पर। काल यानी क्या होता है? समय होता है। मात्रा भी क्या होता है दोस्तों? मात्रा की परिभाषा होती है किसी अक्षर को बोलने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। उच्चारण भी वही होगा, और काल यानी भी क्या होगा? समय होगा। यानी किसी वर्ण को बोलने में जो समय लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। तो दोस्तों इसके आधार पर भी कई सारे विशेषज्ञों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं 3 प्रकार के और कुछ लोग कहते हैं 4 प्रकार के। तो हम चारों प्रकार के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है नंबर ए, इसको कहा जाता है लघु स्वर।
लघु स्वर, लघु या आप कह सकते हैं मूल स्वर, या फिर आप इसको कह सकते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कह सकते हैं? ह्रस्व स्वर। 3 नाम इसके होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर, लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। लघु से आप क्लियर कर पा रहे हैं कि जो छोटा है उसको लघु कहते हैं। मूल यानी कि जो प्रारंभिक स्वर हो उसको मूल स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर यानी जो छोटा स्वर होता है उसी को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। 3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों इनमें क्या क्या स्वर आते हैं या ये कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों मूल स्वरों की संख्या होती है कितनी? 4। कितनी होती है? 4। इसमें आपका आता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और इसके बाद आता है दोस्तों री। ये जो होते हैं आपके ये मूल स्वर होते हैं, या इन्हीं को हम कह सकते हैं लघु स्वर, या इन्हीं को कहेंगे ह्रस्व स्वर। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, परिभाषा मायने नहीं रखती है, नाम से ही चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आप पूरा ध्यान से सुनते जाएं। अगर आप वीडियो या हिंदी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इनको साथ में नोट ज़रूर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नई ज़रूर मिलने वाली हैं। आज से पहले आपने हिंदी जो पढ़ी होगी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो आ होता है ना, आ, इस आ को कहा जाता है शहीद वर्ण। क्या कहा जाता है? शहीद वर्ण। शहीद वर्ण का मतलब है कि भाई हर किसी के साथ शहीद हो रहा है, यानी हर किसी के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? शहीद वर्ण। किसके? छोटा आ को कहा जाता है शहीद वर्ण। जैसे आप पीरियडिक टेबल जो पढ़ते हैं, यानी कि जो आप केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं तत्वों की एक सारणी, उसमें हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। ऐसे ही हिंदी वर्णमाला में जो आ होता है इसको शहीद वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये हर किसी के साथ यूज होता है। इसके बाद दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। क्या होगा? दीर्घ स्वर। नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ यानी क्या होंगे? बड़े स्वर होंगे। दीर्घ यानी क्या होंगे? बड़े स्वर होंगे। अब इनकी संख्या क्या होती है दोस्तों? वैसे तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, लेकिन कुछ लोग 7 भी बता देते हैं। अब 3 या 7 का डिवाइडेशन कैसे होगा वो अभी हम क्लियर करने वाले हैं। 3 होंगे आपके बड़ा आ, बड़ी ई, इसके बाद बड़ा ऊ। ये 3 होंगे मुख्य जो दीर्घ स्वर में आते हैं। और इसी में जो 3, 4 का जो डिवाइडेशन है, जिसको हम संयुक्त स्वर में एक और अलग डिवाइड कर देंगे, वो चारों संयुक्त स्वर के चारों वर्ण भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? इसके बाद ए आ जाएगा, ए के बाद आई आ जाएगा, इसके बाद ओ आ जाएगा, और ओ के बाद क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर यानी क्या होंगे? जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, या सीधी सी बात जो बड़े होते हैं, बड़े, या फिर लघु स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में उससे अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर मुख्यतः ये 3 ही होते हैं। अगर संयुक्त स्वरों का डिवाइडेशन ना पूछा जाए तो ये 4 और जुड़ जाते हैं, तो कुल दीर्घ स्वर हो जाते हैं कितने? 4 और 3 7। मुख्यतः या मूल कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात जिसको हम यहाँ 3 कंडीशन में डिवाइड कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि 4 कंडीशन जो फॉलो कर रहे हैं उसका एक रीज़न ये है कि संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर, जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं ऐसे ही संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर यानी कि दोस्तों ये चारों के चारों जो स्वर होते हैं इन्हीं को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये चारों के चारों जो स्वर होते हैं इन्हीं को संयुक्त स्वर कहा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से शांति से आपको सुनना है और एक एक चीज़ क्लियर करना है, क्योंकि एसआई परीक्षा हो, पटवारी परीक्षा हो या आपकी एसएससी कांस्टेबल परीक्षा हो, 2, 3, 4 क्वेश्चन विशेष रूप से वर्णमाला से पूछे जाते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत कठिन मैटर होता है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो शायद आपकी कोई भी समस्या इसके बाद बचे। तो संयुक्त वर्णों की अगर हम बात करें तो दोस्तों संयुक्त वर्ण ये 4 होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। संयुक्त वर्ण का मतलब ये होगा, या संयुक्त स्वर क्या होंगे, जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने 2 संधि पढ़ी होगी, एक पढ़ी होगी आपने गुण संधि और एक पढ़ी होगी आपने वृद्धि संधि। गुण संधि और वृद्धि संधि सारे मैटर हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये जो आपका ए होता है
ए जो होता है, इस ए का निर्माण किस तरीके से होता है। कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हैं, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये कैसे मिलकर बने होते हैं। वैसे संधि में आप सीख जाएंगे, संधि में भी इसको पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ आपसे पूछा जाए कि संयुक्त स्वर जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, इनका निर्माण किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ए जो होता है, ए जो होता है ये बनता है छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर छोटी ई या बड़ी ई जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए। यानी छोटा आ बड़ा के साथ छोटी ई बड़ी ई जोड़ी जाए तो क्या बनता है, ए बनता है। इसके बाद दोस्तों अगर ओ की बात की जाए, ओ की बात की जाए तो छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ा जाए तो दोस्तों बन जाता है ओ। क्या बन जाता है, ओ। और दोस्तों ये घटना जो होती है ये होती है गुण संधि की घटना। किस संधि की घटना है, गुण संधि की घटना। छोटा आ बड़ा के साथ अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले तो क्या बनता है, ओ बनता है। अब दोस्तों ये जो दो वर्ण बनते हैं आपके, ए बनता है और औ बनता है, ए बनता है और औ बनता है, ये आते हैं वृद्धि संधि के अंदर। वृद्धि का मतलब होता है डबल होना, यानी कि दो मात्रा, एक से दो मात्रा होना। यहाँ पर देखिए, यहाँ ए की एक चुटिया होती है और ऐ में दो चुटियां होती हैं। यहाँ पर ओ में एक डंडा होता है और औ में दो डंडे हो जाते हैं, यानी कि वृद्धि होना। कैसे होता है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ अगर आपका ए या फिर क्या मिले, आई मिले, ए या आई मिले तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। छोटा आ बड़ा के साथ अगर ए या आई मिले तो आई होगा, और छोटा आ या बड़ा आ के साथ ओ या फिर आपका औ मिले तो क्या बनता है, औ बनता है। तो दोस्तों ये चारों होते हैं कौन से स्वर, संयुक्त स्वर। तो इस संयुक्त स्वर के कारण ही वर्गीकरण के आधार पे हम स्वरों को चार प्रकार का कह रहे हैं, बाकी तीन प्रकार का ये होता है। अगर चौथे स्वर की बात करें तो चौथा स्वर होता है दोस्तों प्लुत स्वर। कौन सा होता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है दोस्तों ये एक ही होता है। प्लुत स्वर क्या होता है, एक ही होता है। यानी कि लघु स्वर में सबसे कम समय लगता है बोलने में, दीर्घ स्वर में उससे 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर में उससे 3 गुना समय लगता है। यानी प्लुत स्वर एक होता है और इसका प्रयोग दोस्तों किसी नाटक, संवाद में या किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे अगर आप राम शब्द कहें, क्या कहें, राम। अगर आपने राम कहा है तो आप इसको नॉर्मल तरीके से बोलेंगे राम। अगर राम को आप पुकार रहे हैं तो आप पुकारने की कंडीशन में देखेंगे कि आ की जो होती है एक ले बन जाती है। जैसे अगर आप राम को बोलेंगे तो राम को किस तरीके से बोलेंगे, अगर पुकारेंगे तो राम इस तरीके से बोलेंगे। अगर आप ओम बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, ओम इस तरीके से, यानी कि समय लगता है। तो दोस्तों जो एकमात्र प्लुत स्वर होता है ये क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। वैसे इसको स्वर की मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन प्लुत स्वर ओम होता है। अब इसमें एक अवग्रह के निशान का प्रयोग किया जाता है इस तरीके से। तो ये अवग्रह जहाँ पर लगा होता है इसी को प्लुत स्वर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ये है मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, कितने प्रकार का, 3 या 4 प्रकार का होता है। लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ये क्या होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल तो 3 ही होते हैं, या ऋषि को भी इसके साथ लिया जाता है। अधिकतर आप किताब में देखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन परीक्षा में बना है और पूछा है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इसके बाद दीर्घ स्वर 3 होते हैं, या कुल पूछे जाए तो 7 होते हैं। मूल कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और अन्य कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये भी दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त वर्ण कौन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ किससे मिलके बने हैं, तो ए बनता है बड़ा आ बड़ी ई, छोटा आ बड़ा के साथ छोटी बड़ी ई मिले, और ओ बनता है बड़ा आ छोटा आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले। ए बनता है छोटा बड़ा के साथ अगर ए, ऐ मिले, और औ बनता है छोटा बड़ा के साथ ओ, औ मिले तो औ बनता है। ये है दोस्तों हमारा फर्स्ट वर्गीकरण स्वरों का मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पे। अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वर्गीकरण पे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए
आगे बात करते हैं इसके सेकंड प्रकार की। सेकंड प्रकार अगर देखें तो दोस्तों सेकंड प्रकार बनता है जीव के प्रयोग के आधार पे। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है इसका सेकंड प्रकार अगर देखा जाए तो जीव के प्रयोग के आधार पे हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ये वाला जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, फर्स्ट वर्गीकरण जो हमने पढ़ा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं किसका प्रकार, जीव के प्रयोग के आधार पे। पहले छोटा बड़ा थोड़ा अपन कंपलसरी कर लेते हैं। मैंने साफ कर दिया इसको, कंपलसरी आप इसको बना के रखिए क्योंकि डिवाइडेशन तो हमें इन्हीं का करना है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इसके बाद री इसको पढ़ेंगे। इसके बाद होगा ए, आई, ओ के बाद होगा औ, औ के बाद होगा और के बाद होगा आहा। ठीक है, तो जीव के प्रयोग के आधार पे हमारा सेकंड वर्गीकरण रहेगा। सेकंड वर्गीकरण है जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव का प्रयोग दोस्तों 3 पार्टों में बांटकर किया जाता है। जीव को 3 हिस्सों में बांटते हैं। अग्र स्वर यानी अग्र हिस्सा जहाँ से जीव का प्रयोग हो उसको आप कहेंगे अग्र स्वर। ये अग्र स्वर हो जाएगा यहाँ पर अग्र स्वर। इसके बाद सेकंड होगा दोस्तों मध्य स्वर, मध्य स्वर। और इसके बाद दोस्तों होगा नंबर 3 पश्य स्वर। कौन सा होगा, पश्य स्वर। यानी जीव को अगर 3 भागों में हम बांट दें तो आगे वाला हिस्सा अग्र स्वर कहलाएगा, मध्य हिस्सा जो होगा वो मध्य स्वर कहलाएगा और पीछे वाला हिस्सा जो होगा पश्य स्वर कहलाएगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, जब आप किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपके जीभ पे अगर आगे वाले हिस्से पे अगर आपको वजन महसूस होता है तो वो अग्र स्वर है। अगर मध्य हिस्से में वजन आपको लगता है तो वो आपका मध्य स्वर है। और पश्य हिस्से में अगर आपको लगे कि हमारे जीभ पे कुछ डला है या वजन लग रहा है तो उसको पश्य स्वर कहेंगे। मध्य स्वर बहुत शानदार होता है, मात्र एक होता है क्या, आ, छोटा आ, ये मध्य स्वर होता है। जब आप इसको बोलेंगे ना तो आपकी जीभ का जो मध्य हिस्सा ना उस पर आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर से किसी ने वजन डाल दिया, यानी क्या होगा, आ होगा। इसके बाद दोस्तों अग्र स्वर, क्योंकि अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिए तो लास्ट वाला क्लियर है पश्य स्वर। अग्र स्वर क्लियर कर लीजिए और मध्य स्वर आपका एकदम क्लियर है, क्या है, छोटा आ। छोटा आ जो है ये क्या होगा दोस्तों, अग्र स्वर होगा और बाकी सभी क्या होंगे, पश्य स्वर होंगे। अब अग्र स्वर जो होता है दोस्तों इसमें आता है छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद ए और ए के बाद क्या होगा, आई होगा। इसमें क्या होता है, ये अग्र स्वर होते हैं। कैसे भैया, आप जीभ को बोल के उच्चारित जरा करके देखिए। छोटी ई यानी आपकी जीभ पे आगे वजन डलेगा, अग्र स्वर है ये। छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद ए, इसके बाद आई और मध्य स्वर क्या होगा, आ होगा। और बाकी सभी जो होंगे वो क्या होंगे, पश्य स्वर होंगे। किस किस को नहीं लेंगे, अम को और आहा को, और इसके बाद ऋषि को नहीं लेंगे। बाकी बच्चे सभी वो क्या होंगे, पश्य स्वर होंगे। बिल्कुल आसान सी बात है, आराम से आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये दोस्तों ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप अंतिम शत्रु तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी विजय नहीं मानी जाएगी। यानी कि जब तक एक एक शत्रु को ना मार दिया जाए तब तक आप विजयी नहीं हैं। जब तक आप सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आप परिपक्व नहीं हैं हिंदी वर्णमाला में। तो नेक्स्ट टाइप चलते हैं, नंबर अगला, ये दूसरा प्रकार था। नंबर तीसरा प्रकार लेते हैं दोस्तों होठों की स्थिति के आधार पर। नंबर 3 प्रकार अगर स्वरों का डिवाइडेशन लें तो बनता है होठों की स्थिति के आधार पे। और ये दोस्तों 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। इसमें फर्स्ट कंडीशन बनता है आपका व्रतमुखी, व्रतमुखी, और सेकंड जो प्रकार बनता है वो बनता है आवृतमुखी, आवृतमुखी। यानी व्रतमुखी में क्या होगा, स्वर जो होंगे यानी कि जिन स्वरों को बोलने में होठ गोलाकार हो जाए वो व्रतमुखी है। व्रत आप लोग जानते हैं। और आवृतमुखी का मतलब वो होगा कि जिनको बोलने में होठ गोलाकार नहीं होते हैं। अब होठ गोलाकार किस में होते हैं वो याद कर लीजिए, बाकी मत करिए, क्योंकि आपको सीधा सा आप क्लियर कर पाएंगे। जैसे छोटा ऊ इसमें गोलाकार होंगे, बड़ा ऊ इसमें गोलाकार होंगे, इसके बाद ओ, औ, ओ, इसके बाद आ। ये जो इंग्लिश वर्ण आपने लिया है हिंदी वर्णमाला में, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं,
ये होते हैं दोस्तों व्रतमुखी स्वर। कौन से मुखी होते हैं? व्रतमुखी। इसके बाद दोस्तों औ भी होता है। क्या होता है? औ। अब बाकी बचे सभी क्या होंगे? आप व्रतमुखी होंगे। नॉर्मल प्रैक्टिकल वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी, बाकी आप खुद उच्चारण करके अपने आप में प्रैक्टिकल करिए, क्या हम इस चीज को सही कर पा रहे हैं। ऊ, इसमें होंठ गोलाकार होते हैं। इसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इसके बाद आ, ये वाला आ, ओस्कर जो लिखा जाता है, ओस्कर, जिसमें ये आ यूज किया जाता है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये व्रतमुखी स्वर होते हैं। और बाकी सारे पूछे जाएं तो आप व्रतमुखी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइडेशन जो होता है, ये होता है दोस्तों, नेक्स्ट डिवाइडेशन जो होता है वो होता है आपका मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख द्वार, मुख द्वार, या फिर आप कह सकते हैं मुख विवर। क्या कह सकते हैं? मुख विवर खुलने के आधार पर। इस आधार पे दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला है इसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब 4 भागों में दोस्तों फर्स्ट होता है आपका बीव्रत। क्या होता है? बीव्रत। दूसरा होता है अर्धबीव्रत, अर्धबीव्रत। इसके बाद तीसरा होता है आपका संव्रत, संव्रत। और चौथा होता है अर्धसंव्रत। क्या होता है? अर्धसंव्रत। ये डिवाइडेशन दोस्तों सबसे कठिन पड़ता है, ये डिवाइडेशन सबसे ज़्यादा कठिन पड़ता है। वहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। जो नाम होते हैं आप इनको इंग्लिश में याद रखिए। बीव्रत का मतलब होता है ओपन। क्या होगा? ओपन यानी क्या होगा? खुला होना। अर्धबीव्रत यानी कि हाफ ओपन यानी कि कम खुला होना। इसके बाद संव्रत का मतलब होता है दोस्तों क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होगा? बंद होना। और अर्धसंव्रत, अर्धसंव्रत का मतलब क्या होगा? आधा बंद होना। क्या होना? आधा बंद होना। अब थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए। बीव्रत यानी कि जिसमें पूरा मुंह आपका खुल जाए, पूरा मुंह, यानी कि राजश्री टेस्टिंग अगर आपकी की जाए कि आप राजश्री खाते हैं तो कितना मुंह खुलता है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुंह खुलता है उसको क्या कहेंगे? बीव्रत यानी कि ओपन। अर्धबीव्रत यानी कि जितना आपका खुला था ना उससे थोड़ा सा कम, क्या होगा? अर्धबीव्रत होगा। संव्रत यानी कि आपका, देखिए कोई अगर आप मुंह बंद करेंगे तो मुंह बंद करेंगे, सिंपल सी बात, फिर अंदर से ध्वनि कैसे निकलेगी? यानी कि खुलता तो है मात्र, लेकिन ऐसा लगता है कि बंद सा है। और बंद होने के बाद जब आप थोड़ा सा खोलेंगे तो उसको कहेंगे अर्धसंव्रत यानी कि हाफ क्लोज। क्या कहेंगे? हाफ क्लोज। अब सीधी सी बात, जब इनमें पूछा जाता है कि बीव्रत कौन सा है, तो भैया आ है बीव्रत। बोल के देख लीजिए, पूरा मुंह फट जाएगा आपका। आ, इस तरीके से पूरा मुंह फटता है तो इसको कहेंगे बीव्रत। क्या कहेंगे? बीव्रत। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो बनता है वो बनता है आपका अर्धबीव्रत। क्या बनेगा? अर्धबीव्रत। तो इसमें आता है आ, इसके बाद आई आता है। आई के बाद दोस्तों ओ और आ आता है। औ और आ, औ और ये वाला ओस्कर वाला आ, ये क्या होते हैं? अर्धबीव्रत होते हैं। यानी कि जब इनको बोला जाता है तो मुंह तो खुलता है लेकिन ज्यादा खुलने से थोड़ा कम। सबसे ज्यादा खुलता है किसमें? बीव्रत में, यानी कि बड़े आ में बोलेंगे आ पूरा खुला, इसके बाद आ उससे कम खुला, ए आई इसमें थोड़ा कम खुलेगा, औ उसमें उससे थोड़ा कम खुलेगा, इसके बाद ओस्कर का ओ, इस तरीके से ये क्या होंगे? अर्धबीव्रत होंगे। इसके बाद दोस्तों संव्रत यानी कि क्लोज की स्थिति, यानी कि आपकी जीभ बंद तो होने की कंडीशन, यानी मुंह तो आपका बंद होने की कंडीशन है लेकिन थोड़ा सा खुल रहा है, मात्र आपकी आवाज उसमें निकलनी चाहिए। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसको कहते हैं संव्रत यानी क्लोज। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि मात्र जरा से मुंह का आपका प्रयोग हो रहा है, यानी कि संव्रत यानी क्लोज है। इसके बाद अर्धसंव्रत यानी कि अर्धसंव्रत क्या होंगे? जिनमें बंद होने की कंडीशन, यानी कि बंद होने की कंडीशन से थोड़ा ज़्यादा खुलता है, उसको अर्धसंव्रत कहेंगे। यानी इसमें आता है ए और ओ। क्या आएगा? ए और ओ। तो इस तरीके से ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी मैंने आपसे कहा कि मूल स्वर 10 होते हैं, इसमें ऋषि का, अम का और आहा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस कंडीशन के आधार पे आप स्वरों के डिवाइडेशन में इनको कहीं पर आप नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन बनती है आपकी नाक, हवा के नाक या मुंह के निकलने के आधार पर।
नेक्स्ट स्वरों का जो डिवाइडेशन है वो है हवा के नाक या मुंह के निकलने के आधार पर। हवा जो होती है, हवा का नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका अनुनासिक, क्या होगा? अनुनासिक। और दूसरा होगा निरानुनासिक। क्या होगा? निरानुनासिक। यानी सीधी सी बात है, जब हवा नाक से निकले तो अनुनासिक होगा, और जब हवा नाक से ना निकले या मुंह से निकले हवा तो उसको कहेंगे निरानुनासिक। तो दोस्तों सीधी सी बात होती है जिसमें चंद्र बिंदी लगी होती है, जिस स्वर पर या जिस भी स्वर पर ये चंद्र बिंदी लगी हो, जैसे अगर आपका ऐसा है, ऐसे बिंदी लगी हुई है चंद्र बिंदी, तो वो अनुनासिक होते हैं, और बाकी बचे सभी स्वर क्या होते हैं? निरानुनासिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दो महत्वपूर्ण डिवाइडेशन, स्वरों के मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइडेशन, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट जो डिवाइडेशन होता है वो होता है घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व यानी कि दोस्तों, घोषत्व का मतलब होता है जब हम वर्णों को बोलते हैं तो क्या होता है कि स्वर तंत्रियाँ जो होती हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होस्ट, ये उच्चारण स्थल होते हैं 5। कुछ कंबाइंड हो जाते हैं तो 2-2 बन जाते हैं। तो घोषत्व का मतलब होता है कंपन। क्या मतलब होता है? कंपन। यानी कि स्वर तंत्रियाँ जो है इनमें कंपन होना। इसके आधार पर जो वर्ण होते हैं ना दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अघोष और सघोष। अघोष का मतलब होता है दोस्तों जब वर्णों को बोला जाए तो स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, और जब सघोष का मतलब होता है जब बोला जाए तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो। कंपन यानी दोस्तों वाइब्रेशन। क्या होता है? वाइब्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर तो आपको ये चीज़ कम समझ में आएगी, लेकिन जब आप व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे ना तो अघोष और सघोष बहुत शानदार क्लियर होगा आपका, और इसके बाद उसमें कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ण, बहुत सारी समस्या आपकी बनने वाली है। तो सभी स्वर दोस्तों एक ही परिभाषा है, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होंगे? सघोष होंगे। यानी कि जब स्वरों को बोला जाता है तो स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें और यहाँ पर हाथ रखें तो आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन टाइप का होगा गले में। तो इस तरीके से घोषत्व के आधार पर स्वरों का डिवाइडेशन, यानी सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डिवाइडेशन बनता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। तो अब सीधा हम अनुमान लगाएंगे कि प्राण का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों प्राण का मतलब होता है हवा या वायु। क्या मतलब होगा? हवा या वायु। ठीक है। अब हवा या वायु जो होती है दोस्तों, वही सीधी सी बात होगी कि 2 प्रकार से यहाँ डिवाइडेशन होगा इसका। एक तो आपकी कम हवा निकले तो आप अल्प प्राण कहेंगे, और अगर आपकी अधिक वायु निकले तो आप उसको क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण। कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि कोई भी स्वर ना तो अल्प प्राण होता है ना महाप्राण होता है, और कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ये अलग अलग डिवाइडेशन आपका मिलता है कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। वैसे अगर आप बोले तो छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, अगर आपको बांटना ही पड़े कि भैया बताना ही पड़े अल्प है कि महा है, तो सीधी सी बात अल्प प्राण ही होंगे, क्योंकि कोई भी स्वर को आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपके मुंह से कम ही हवा निकलेगी, तो सभी स्वर क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से स्वरों के ये सारे डिवाइडेशन होते हैं। अब यहाँ स्वरों को लेके आपका एक भी डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं इन 2 स्वरों की। ये जो आपके 2 स्वर हैं, ये अम है और ये अहा है। इसको दोस्तों कहा जाता है अनुस्वार। इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और दोस्तों इसको कहा जाता है विसर्ग। ये भी काफ़ी सारी परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कि अनुस्वार वर्ण कौन सा है? तो अम है। विसर्ग वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आहा जो होता है ये विसर्ग वर्ण होता है। अब इन दोनों को मिलके क्या कहा जाता है? दोनों को मिलके क्या कहा जाता है? तो दोनों को मिलके कहा जाता है क्या? अयोग भा। क्या कहा जाता है? अयोग भा। और दोनों का एक और नाम है भाई नपुंसक वर्ण भी दोनों को कहा जाता है। दोनों क्या होते हैं?
अयोग्य भाव वर्ण भी होते हैं और दोनों नपुंसक वर्ण भी होते हैं। स्पेशल इसको कहा जाता है क्या, अनुस्वार, और इसको कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है, विसर्ग। ठीक है दोस्तों, अब एक स्वरों की एक कंडीशन और बचती है कि इनके उच्चारण स्थल के आधार पर इनको डिवाइडेशन कीजिए। तो दोस्तों उच्चारण स्थल के आधार पर हम व्यंजन और स्वर सभी को एक साथ क्लियर करेंगे। ये आज का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने स्वरों का एक एक मैटर आपके सामने क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन क्लियर करेंगे और थर्ड वीडियो में उनका उच्चारण स्थल क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पसीने की मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप लोग शेयर करें, क्योंकि ये एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए वीडियो नहीं दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र है। ये इतना समय आप लोगों को देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये हिंदी का हमारा वीडियो था, पहला वीडियो। नेक्स्ट एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप जुड़े रहें आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप से। धन्यवाद।